हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आज हम पहुंचे हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है और फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स से अलग भी कर देता है। आप ये चीज़ फिजिक्स में कंसीडर नहीं करते क्योंकि वहाँ की थर्मोडायनेमिक्स होती है इक्विलिब्रियम यानी स्मूथ थर्मोडायनेमिक्स, और यही है केमिस्ट्री की असली बात जहां स्टूडेंट्स को इरिवर्सिबल प्रोसेस का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है स्टूडेंट्स का कि हम कैसे पहचानें कि सवाल में ये लिखा है और डायरेक्टली नहीं लिखा तो ये और भी मुश्किल हो जाता है कि प्रोसेस इरिवर्सिबल है या नहीं। और मान लीजिए अगर पहचान भी लिया कि ये इरिवर्सिबल लग रहा है तो उसमें आगे प्रोसीड कैसे करें। तो आज के डिस्कशन से आपका ये डाउट हमेशा के लिए हट जाना चाहिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में सबसे पहली कंफ्यूजन स्टूडेंट अपने माइंड से हटा दें, वो ये इरिवर्सिबल का यहाँ ये मतलब नहीं है कि हम इसे वापस रिवर्स करके सिस्टम को इनिशियल कंडीशन में नहीं पहुंचा सकते। हम बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। मतलब अगर हम गैस को एक्सपैंड करें तो हम इरिवर्सिबल प्रोसेस में उसे कंप्रेस भी कर सकते हैं, और अगर हम गैस को कंप्रेस करें तो हम इरिवर्सिबल प्रोसेस द्वारा उसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर इरिवर्सिबिलिटी सिस्टम को वापस ले जाने में नहीं है, यहाँ पर है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद। ये प्रोसेस इसलिए इरिवर्सिबल है क्योंकि ये यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में एक कंप्लीट चेंज ला देता है जिसे कोई रीस्टोर नहीं कर सकता। जी हाँ, ये यूनिवर्स की एंट्रोपी को हमेशा के लिए बढ़ा देगा, चाहे एक्सपैंड किया जाए चाहे कॉम्प्रेस। इसीलिए इसको इरिवर्सिबल यानी नेचुरल यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा गया है। अब आइए देखते हैं सवाल में क्या चीज़ लिखी हो कि हम ये पहचान लें कि प्रोसेस इरिवर्सिबल है। सबसे पहले फाइनाइट टाइम, थोड़े समय अंतराल में पूरा हो जाने वाला प्रोसेस, यानी जिसमें इन्फिनिट टाइम नहीं लग रहा, जो बहुत स्लोली नहीं हो रहा, ठीक ठाक स्पीड से हो रहा है। इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम ऐसी सिचुएशन से गुजरता है कि उसके पैरामीटर्स को डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता, यानी इक्विलिब्रियम सिस्टम के साथ अपना तालमेल छोड़ देता है, यानी इक्विलिब्रियम में सिस्टम नहीं रहता, या कहो टर्बुलेंट स्टेट से गुजरता है। थर्ड, ऐसे प्रोसेस का कभी कोई ग्राफ में कर्व रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। आप कोई स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि आपको मिडिल वाली स्टेट्स पता ही नहीं है। यानी ग्राफ के अंदर सिर्फ दो डॉट्स होंगे अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट डिफाइंड हो, तो उसके बीच का रास्ता डिफाइंड नहीं होगा। सडन, ये प्रोसेस जल्दी किया जाता है, इसमें एक इम्पल्सिव फोर्स, झटका शामिल होता है। और सबसे खास बात जिसकी वजह से आप ये पहचान पाएंगे ये प्रोसेस मुझे कैसे हैंडल करना है, सवाल में गैस का या सिस्टम का यदि एक्सपेंशन और कंप्रेशन लिखा हो और ये बात लिखी हो कि वो कांस्टेंट एक्सटर्नल, ध्यान दीजिए एक्सटर्नल यानी बाहर का प्रेशर कांस्टेंट रख कर किया गया, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस की सबसे बड़ी पहचान होती है। देखने में आइसोबैरिक लगता है बट आप इसे डायरेक्टली इरिवर्सिबल के रूप में ट्रीट कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन अगर ऐसे कहता है ए सिस्टम इज एक्सपैंडेड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ सम वैल्यू, ये प्रोसेस हमें इरिवर्सिबल मान लेना होगा। दूसरा, ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, देखो कैसे, इसमें 3 प्रेशर का जिक्र है, किसे हम वर्क में यूज करेंगे, आइए देखते हैं। कोई गैस है जो शुरू में 4 एटमॉस्फेयर पर थी, आगे क्या कहा, इट इज एक्सपेंडेड अगेंस्ट 1 atm टू ए फाइनल वॉल्यूम ऑफ सम वैल्यू एट 2 atm। मतलब कुछ ऐसे, शुरू में गैस 4 atm पर थी और जब गैस एक्सपैंड की गई तब 1 atm प्रेशर था, और जब गैस को रोका गया फाइनली जिस वॉल्यूम पर, तब उसका प्रेशर 2 atm था। मतलब इसमें 3 प्रेशर दिखाई दे रहे हैं, एक तो P1 जिस पे गैस शुरू में थी, दूसरा P2 जिस पर गैस पहुंच गई, और तीसरा जब प्रोसेस हो रहा था। तो हाँ जी, ये जो मिडिल वाला वैल्यू है
यही है जो हमारे वर्क डन में हेल्प करेगा। इसको आइए विजुलाइज करते हैं। इनिशियल कंडीशन का प्रेशर वर्क नहीं कर रहा क्योंकि पिस्टन रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम। फाइनल कंडीशन का प्रेशर P2 वर्क नहीं कर रहा क्योंकि पिस्टन रुका हुआ है, अगेन इक्विलिब्रियम। यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। जब प्रोसेस चल रहा था तो अंदर का प्रेशर डिफाइंड ही नहीं था, इस समय जो बाहर का प्रेशर था उसी ने वर्क करवाया। यानी हमें वर्क कैलकुलेशन में ये चीज ध्यान रखनी होगी, वॉल्यूम चेंज के साथ साथ हमें उस प्रेशर को यूज करना होगा जब पिस्टन चल रहा था। इनिशियल और फाइनल से भी ज्यादा ये देखना होगा कि पिस्टन के चलते टाइम किस तरह का प्रेशर था। और दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इरिवर्सिबल वर्क चाहे एक्सपेंशन के लिए करवाया जाए या कंप्रेशन के लिए, हमेशा ही रिवर्सिबल से ज्यादा होता है। ये विद साइन इनइक्वालिटी है, मतलब अगर ये दोनों नेगेटिव हों तो इरिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड कम होगा तो इरिवर्सिबल ज्यादा हुआ, और अगर ये दोनों पॉजिटिव हुए तो इरिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसीलिए वो ज्यादा है। यानी ये एक जनरल रिजल्ट है जो एग्जाम में एक ना एक ऑप्शन के अंदर जरूर दिखाई दे सकता है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे रिएक्शंस के वर्क। स्टूडेंट्स, रिएक्शन हम यहां पर जो कंसीडर करते हैं वो एक्चुअल लाइफ में होती हैं, तो जो भी होता है वो है इरिवर्सिबल। यानी एक सीक्रेट बात आप समझ गए, रिवर्सिबल प्रोसेस होते ही नहीं, सिर्फ कल्पना है, क्योंकि वो इन्फिनिट टाइम में होते हैं। तो सोचिए अगर कोई प्रोसेस इन्फिनिट टाइम में हो तो उसका आधा हिस्सा कितने टाइम में होगा? इन्फिनिट टाइम में। उसका 1/4 हिस्सा कितने टाइम में होगा? इन्फिनिट टाइम में। यानी उसका छोटे से छोटा हिस्सा कितने टाइम में पूरा होगा? इन्फिनिट टाइम में। तो सीधा सीधा क्यों नहीं कहते हो ही नहीं रहा? मतलब इक्विलिब्रियम है रिवर्सिबल प्रोसेस और डिस्टरबेंस है इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहीं पर हमारा केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स बना हुआ है। अब आइए अपनी बात में वापस चलते हैं। केमिकल रिएक्शन जो रियल लाइफ में कराई जाती है उसमें दो चीजें नोट करने की होती हैं। जिस कंडीशन में रिएक्टेंट रखे होते हैं वो टेम्परेचर प्रेशर हमें पहले से मालूम होता है, और नहीं मालूम होता तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि वो किसी कंडीशन में रखे हुए हैं, राइट। तो ये टेम्परेचर रिएक्टेंट का है जब वो शुरू होंगे, और ये प्रेशर भी रिएक्टेंट का ही होगा जिस कंडीशन में वो रखे हैं। अब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो ये माना जाएगा कि उस टेम्परेचर और उस प्रेशर पर यह रिएक्शन हुई। यानी हम कुछ ऐसा कह सकते हैं, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो इस कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पर हो गया है। यानी यहां पर हमारा जो V2 V1 है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के वॉल्यूम बन जाएंगे, राइट। तो इफ यू यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर केमिकल रिएक्शन वर्क देन दिस इज द रिजल्ट, माइनस बाहर का प्रेशर इंटू V प्रोडक्ट माइनस V रिएक्टेंट। अगर ये दोनों लिक्विड और सॉलिड हुए तो आप अपनी कैलकुलेशन में डेंसिटी की हेल्प से ये चीज सॉल्व कर सकते हो, जैसे ग्रेफाइट से डायमंड बनना, आइस का पिघलना, लाइक दिस। लेकिन इनमें से अगर कोई एक भी चीज गैस हुई और गैस का नेट चेंज हो पाया, यानी या तो प्रोडक्ट में गैस ज्यादा बन गई या रिएक्टेंट की गैस खत्म हो गई, यानी गैस में डिफरेंस आ गया, तब हम लिक्विड और सॉलिड के वॉल्यूम के चेंजेस को इग्नोर करके इसका सिंप्लीफाइड रूप ले लेंगे, डेल्टा NgRT। आप देख सकते हैं ये भी एक जूल की यूनिट रखता है। यहां पर डेल्टा Ng आप जानते हैं क्या होगा? प्रोडक्ट के गैस कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के गैस कोफिशिएंट। एग्जाम्पल, अगर अमोनिया की प्रिपरेशन को ऐसे दिखाया जाए तो इसका डेल्टा Ng है -2। देखो कैसे, 2 और यहां के कोफिशिएंट का सम है 4। तो अमोनिया के फॉर्मेशन का डेल्टा Ng -2 है, तो वर्क हुआ माइनस ऑफ -2RT यानी +2RT। अब आप वेरीफाई कीजिए वर्क पॉजिटिव क्यों आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये 4 मोल गैस है, अगर हम कोफिशिएंट को मोल मान लें, और ये 2 मोल गैस है, यानी गैस सिकुड़ गई है, कंप्रेस हो गई है, यानी गैस पर वर्क किया है, इसीलिए पॉजिटिव है।
तो अगर अमोनिया 2 मोल बने तो ये वर्क होगा। तो याद रखिए क्वेश्चन में अगर अमोनिया 1 मोल बनेगी तो आपको इसे 2 से डिवाइड करना होगा। अगर अमोनिया 1 ग्राम बनेगी तो आपको उस आंसर को फिर 17 से भी डिवाइड करना होगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये रहा एक इंपॉर्टेंट रेसिपी फॉर प्रिपरेशन। गो टू योर प्रीवियस क्वेश्चंस of 5-10 years and identify all the irreversible process questions and कैसे वो बनाए हैं ये देख लीजिए, जब तक कि आप इसमें एक्सपर्ट नहीं बन जाते।